हाय फ्रेंड्स, शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको जानकारी दिया था कि दरोगा के सेट्स मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो आइए, घड़ी समाप्त हुई, आपके सामने हाजिर हूँ लेकर के दरोगा का सेट। इस सेट को बनाने में काफ़ी मेहनत किया गया है, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों का संग्रह किया गया है, वैसे प्रश्न को लाया गया है जैसा कि दरोगा में अमूमन पूछा जाता है। तो आइए एक एक प्रश्न को देखते हैं, और यदि आपको सेट अच्छा लगेगा कि यह निश्चित रूप से मेहनत करके बनाया हुआ प्रश्न है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि नियमित रूप से बनाया गया हमारा यह सेट आप तक सबसे पहले पहुंचे और इस सेट का लाभ भी आपको मिलता रहे। आइए पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे, यानी बौद्ध और जैन दोनों में एक समान रूप से क्या क्या विद्यमान थे, यह आपको तय करना है। पहला है वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, दूसरा है तप और योग की अति का परिहार, तीसरा है प्राणियों की हिंसा का निषेध, और चौथा है कर्मकांडों की बलवत्ता का निषेध। तो यहाँ पर विकल्प जो है सी सही है। कहने का मतलब विकल्प ए, विकल्प 3 और विकल्प 4 ये तीनों सही है। क्या क्या है? बौद्ध और जैन दोनों में समान रूप से वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था थी, प्राणियों की हिंसा का निषेध था, यानी प्राणियों के हिंसा का दोनों में विरोध किया गया था, और कर्मकांडों की बलवत्ता का निषेध। जो कर्मकांड है इसमें जो बहुत प्रकार की धार्मिक परंपराएं हैं हमारा, इससे छुटकारा, इससे जो है अलग होने की बात बौद्ध और जैन दोनों में कही गई है। दूसरा जो हमारा प्रश्न है, द अनार्किकल एवं रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता था? 4 विकल्प आपके पास है, पिट्स इंडिया एक्ट, इंडिया आर्म्स एक्ट, इल्वर्ट बिल या रॉलेक्ट एक्ट। तो 1919 में जैसा आप लोग जानते हैं कि रॉलेक्ट एक्ट लाया गया था, ये आपका सही विकल्प होगा डी, रॉलेक्ट एक्ट। तो द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में रॉलेक्ट एक्ट कहा जाता था। ठीक है। आइए तीसरा प्रश्न है, त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है। 4 विकल्प है आपके पास, मछलियों में, पक्षियों में, उभयचरों में, स्तनधारियों में। किसमें त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, उभयचरों में त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है, जबकि स्तनधारियों में खासकर मानव में 4 कोष्ठ वाले हृदय पाया जाता है, और पक्षियों में 2 कोष्ठ वाले हृदय पाया जाता है। ठीक है। आइए चौथे प्रश्न को देख लेते हैं। चौथा प्रश्न है, जिनकी चालकता 10⁻⁻6 से 10⁻4 ओम प्रति मीटर मध्यवर्ती परास में होती है, वो ठोस होते हैं। विकल्प ए है चालक, विकल्प बी है विद्युतरोधी, विकल्प सी है अर्धचालक, और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, अर्धचालक। जैसा प्रश्न आप देख पा रहे हैं, निश्चित रूप से दरोगा में इसी स्टैंडर्ड के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप शाही पाठशाला पर बने रहें। बहुत ही मेहनत करके दरोगा के एग्जाम ट्रू पर प्रश्न जो है तैयार किया जा रहा है, और निश्चित रूप से यदि आप नियमित रूप से बने रहते हैं तो एग्जाम में यहाँ से प्रश्न लड़ेगा भी, और इस लेवल की यदि तैयारी आप करते हैं तो एग्जाम क्वालिफाई भी होगा। ये शाही पाठशाला की ओर से आप लोगों को शुभकामनाएं रहा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से सीमा साझा नहीं करता है? 4 विकल्प है आपके पास, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय और असम। तो आप यदि पूर्वी भारत को ध्यान से देखेंगे, 7 सिस्टर्स वाले राज्य को, तो आप देखेंगे कि नागालैंड जो है वह मणिपुर के ऊपर में है, जो म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है, बांग्लादेश के साथ नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका नागालैंड। ठीक है। आइए छठे प्रश्न पर चलते हैं। छठा प्रश्न हमारा है, तबकात-ए-अकबरी किसने लिखी थी?
तबकाते नाशरी आपने सुना होगा, लेकिन यहाँ पर प्रश्न है तबकाते अकबरी किसने लिखी थी। 4 विकल्प है आपके पास, अब्बास खां शेरवानी, निजामुद्दीन अहमद, अबुल फजल, शाहजहां। तो तबकाते अकबरी जो है यह लिखा था विकल्प बी निजामुद्दीन अहमद ने, ये सही है। उसके बाद 7वां प्रश्न है, मेगावाट बिजली नापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है, जो उपभोग की जाती है, विकल्प सी जो ट्रांसमिशन में ह्रास हो जाती है, विकल्प डी जो बचत की जाती है। तो यहाँ पर सही जवाब होगा विकल्प ए, जो उत्पादित की जाती है उसको मापने की इकाई है मेगावाट। ठीक है, आइए 8वां प्रश्न है हमारा, किसी पिंड का भार, विकल्प ए मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होगी, विकल्प बी विद्युत रेखा पर अधिक होता है, विकल्प सी ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, विकल्प डी पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। क्या कहने का मतलब है, किसी पिंड का भार जो है वह सबसे अधिक कहाँ पर होगा, ध्रुव पर। इसकी तुलना में सबसे कम कहाँ पर होगा, तो विषुवत रेखा कर, पृथ्वी की सतह की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ध्रुवों पर भार सबसे अधिक होगा। ठीक है, अब आइए 9वें नंबर प्रश्न पर है, मेन्यू में किसकी सूची होती है। मेन्यू जब तैयार करते हैं तो उसमें किसकी सूची होती है। 4 विकल्प है आपके पास, रिपोर्ट, कमांड, ऑब्जेक्ट और डाटा। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प बी, कमांड। मेन्यू में किसकी सूची होती है, कमांड की सूची होती है। ठीक है, आइए 10वें प्रश्न पर चलते हैं। 10वां प्रश्न कथन और कारण से रिलेटेड है। कथन ए है, हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुद्रांत में होता है। कारण आर है, अग्न्याशय से प्रोटीनों का पाचन करने वाली एंजाइम को क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है। तो यहाँ पर क्या सही है, आपको कथन और कारण से रिलेटेड जवाब देने हैं। कूट ए जो है, कथन ए और कारण आर दोनों सही है और आर ए की सही स्पष्टीकरण है। दूसरा विकल्प है कथन ए और कारण आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। विकल्प सी है, कथन ए सही है परंतु कारण आर गलत है, और विकल्प डी है, कथन ए गलत है परंतु कारण आर सही है। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा आपका विकल्प डी, यानी कि विकल्प डी में क्या है, कथन ए गलत है परंतु कारण आर जो है वह बिल्कुल सही है। कहने का मतलब हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन क्षुद्रांत में केवल नहीं होता है बल्कि क्षुद्रांत के अलावे भी होता है। कारण आर सही है, कहने का मतलब अग्न्याशय से प्रोटीनों का जो पाचन करने वाली एंजाइम है वह क्षुद्रांत। क्षुद्रांत का मतलब होता है आंत, ठीक है, छोटी आंत। तो यहाँ पर कह रहा है कि अग्न्याशय से प्रोटीनों का पाचन करने वाली एंजाइम को क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है, तो छोटी आंत में छोड़ा जाता है। ठीक है, क्षुद्रांत का मतलब यहाँ आंत है, यहाँ नहीं बल्कि क्षुद्रांत का मतलब आंत ही होता है। अब आइए चलते हैं 11वें प्रश्न पर। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला है नील विद्रोह, दूसरा है संथाल विद्रोह, तीसरा है दक्कन विद्रोह, चौथा है सिपाही विद्रोह। इस घटना का सही क्रम क्या है। तो इस घटना का सही क्रम है आपका, पहले आप देख लीजिए, विकल्प ए में है 4, 2, 1 और 3, दूसरा विकल्प में है 4, 2, 3 और फिर 1, तीसरा विकल्प है 2, 4, 3, 1 और चौथा विकल्प है 2, 4, 1 और 3। तो यहाँ पर सही जवाब है 2, 4, 1 और 3। कहने का मतलब सबसे पहले संथाल विद्रोह हुआ, उसके बाद सिपाही विद्रोह हुआ, उसके बाद नील विद्रोह हुआ और फिर दक्कन विद्रोह। तो यह क्रम जो है सही है। उसके बाद अगला 12वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में देश के अन्य प्रमुख प्राधिकारियों की शपथ का वर्णन है लेकिन राष्ट्रपति का नहीं। तो किस अनुसूची में, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में इस बात का जिक्र है, चर्चा है। तो सही उत्तर हो जाएगा तृतीय अनुसूची।
तृतीय अनुसूची में देश के अन्य सभी प्रमुख प्राधिकारियों की शपथ का वर्णन है, जबकि राष्ट्रपति के शपथ का वर्णन तृतीय अनुसूची में नहीं है। उसके बाद आइए चलते हैं 13 नंबर प्रश्न पर। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व क्या क्या है? तो यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व आपको सही जानकारी हो तो बताएंगे। ए कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। बी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। विकल्प सी कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। और विकल्प डी कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। आइए 14 नंबर प्रश्न है, किसने कहा कि अल्पावधि में उपभोग प्रवृत्ति स्थिर होती है? अल्पावधि मतलब कम से कम छोटी अवधि में उपभोग की प्रवृत्ति जो है वह स्थिर होता है। ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहा था विकल्प ए है स्टिग्लिट्ज़, विकल्प बी एरो, विकल्प सी किन्ज, विकल्प डी हिग्स। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी किन्ज ने कहा था। किन्ज ने क्या कहा कि अल्पावधि में उपभोग प्रवृत्ति स्थिर होती है। किन्ज ने कहा अल्पावधि में उपभोग प्रवृत्ति स्थिर होती है। ठीक है, आइए 15 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। सीमांत लागत किसके बराबर होती है? तो सीमांत लागत किसके बराबर होती है यह आपको बताना है। विकल्प ए मात्रा द्वारा विभाजित कुल लागत, विकल्प बी मात्रा में परिवर्तन द्वारा विभाजित कुल लागत में परिवर्तन, विकल्प सी अंतिम उत्पादित इकाई के कुल लाभ द्वारा विभाजित कुल लागत, विकल्प डी कुल लागत तथा अंतिम उत्पादित इकाई के कुल लाभ का अंतर। तो यहाँ पर आपको सही जवाब देना है और सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी। विकल्प बी यहाँ पर सही जवाब है। मात्रा में परिवर्तन द्वारा विभाजित कुल लागत में परिवर्तन जो है सीमांत लागत कहता है। मार्जिनल इन्वेस्टमेंट जो है ये हो जाएगा मात्रा में परिवर्तन द्वारा विभाजित कुल लागत में परिवर्तन। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग उदाहरण नहीं है? नीचे जो दिया हुआ है विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है, ये आपको बताना है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग का जो उदाहरण है एक्स किरण, गामा किरण, परावैगनिक किरण, पराध्वनिकी तरंग। यहाँ पर नरंग नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा तरंग हो जाएगा, पराध्वनिकी तरंग। तो यहाँ पर यही विकल्प भी सही है। पराध्वनिकी तरंग जो है यह विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है। ठीक है, उसके बाद 17 है, निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? ध्यान से सुनिएगा, निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? विकल्प ए TNG, विकल्प बी TNP, विकल्प सी TNT, विकल्प डी TNA। तो सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प ए, विकल्प ए TNG। तो नोबेल तेल का जो विस्फोटक है नोबेल तेल, इसका नाम TNG भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? विकल्प ए अनुच्छेद 41, विकल्प बी अनुच्छेद 43 का क, विकल्प सी अनुच्छेद 48 का क और विकल्प डी अनुच्छेद 51। तो यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 51। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में जो कहा गया है नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 51 में कहा गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किस कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? विकल्प ए मानसून की वापसी, विकल्प बी चक्रवात अवदाव और विकल्प सी पश्चिमी विक्षोभ, विकल्प डी दक्षिणी पश्चिम मानसून। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी पश्चिमी विक्षोभ। तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है कि उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए क्या उत्तरदायी है? पश्चिमी विक्षोभ। और आइए आज के सेट का अंतिम प्रश्न, 20 प्रश्न का सेट अभी मैं दे रहा हूँ
आप लोगों को यदि हमारा सेट अच्छा लग रहा हो तो आप हमें कमेंट करें। मैं 20 से बढ़ाकर फिर 50 करूँगा और उसके बाद 50 से बढ़कर 100 करूँगा। क्योंकि नया शुरुआत मैंने किया है तो लंबे लंबे वीडियो बनाने के बजाय मैंने छोटा छोटा बनाने का विचार किया है। और यदि आपका सपोर्ट अच्छा रहा, सकारात्मक रहा, तो मैं आगे इसे बड़ा करता चला जाऊंगा। आइए 20वें और अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम सिंध के किस क्षेत्र को जीता था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के किस क्षेत्र को सर्वप्रथम जीता था? तो विकल्प ए है शवर, विकल्प बी है सेहवन, विकल्प सी है अरोर और विकल्प डी है देवल। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी यानी देवल। मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम सिंध के देवल क्षेत्र को जीता था। ये था हमारा आज का सेट। बने रही शाही पाठशाला के साथ इसी प्रकार के सेट्स को प्रैक्टिस करने के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।